बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद कमांडो जो भारतीय खुफिया एजेंसी रा की सफ़ों में घुसकर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय रा के नापाक अज़ाइम को कैसे नाकाम बनाता रहा। मेरी ये सच्ची दास्तान सुनने के लिए गाजी चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बिला तखीर पहुँचती रहें। सारा मनसूबा तैयार है। जिस जगह हमारे आदमियों को कैद में रखा गया है वहाँ के बावर्ची और माली को मैंने अपने साथ मिला लिया है। मेरी तरफ से कल रात को ही ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। प्रकाश खन्ना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भगवान तुझे खुश रखे, मैं तैयार हूँ। रात को मैंने लाहौर भट्ट साहब को टेलीफोन पर यह खुफिया पैगाम पहुँचा दिया कि कल रात को फरार का ड्रामा रचाया जाएगा। प्रकाश खन्ना काफ़ी हद तक मुतमिन होकर गया। उसे मालूम नहीं था कि ये ऑपरेशन उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंकने वाला है। हम दोनों उस रोज़ शाम की फ़्लाइट से लाहौर पहुंच गए। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हम शहर के शुमाली इलाके के एक दरमियाना दर्जे के होटल में ठहरे। मैंने प्रकाश खन्ना से कहा, तुम होटल में ही ठहरो, मैं माली और बावर्ची से जाकर मुलाकात करता हूं ताकि रात के 12 बजे के बाद वो ड्यूटी पर मौजूद सिपाहियों को नशावर चाय पिला दें और इसके बाद तय खाने का ताला खोल दें। प्रकाश खन्ना कहने लगा, ये बावर्ची और माली इस काम के लिए कैसे तैयार हो गए? क्या उन्हें मालूम नहीं कि कैदियों के फरार के बाद जब सिपाहियों को होश आ जाएगा तो उनका राज फाश हो जाएगा कि उन्होंने ही सिपाहियों को चाय में बेहोशी की दवा पिलाई थी? मैंने कहा, इसका इलाज भी उन्होंने सोच रखा है। दोनों बावर्ची और माली खुद भी बेहोशी वाली चाय पीकर बेहोश हो जाएंगे, चनाचे उन पर कोई शक नहीं करेगा। यही सोचा जाएगा कि चाय में कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया था जिसकी वजह से चाय का असर जहरीला हो गया और सिपाहियों के साथ माली और बावर्ची भी बेहोश हो गए। प्रकाश खन्ना को ये बात बहुत पसंद आई और वो मुतमईन हो गया। मैं उसे होटल में छोड़कर सीधा भट्ट साहब के पास पहुंचा और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। भट्ट साहब बोले, सब मामला ठीक है। जिस वक्त तुम लोग तय खाने वाली पुरानी कोठी के इहाते में दाखिल होगे तो तय खाने वाले दरवाजे के बाहर ड्यूटी पर मौजूद दोनों सिपाही बेहोश पड़े होंगे, यानी बेहोशी की अदाकारी कर रहे होंगे। बावर्ची दरवाज़ा खोलकर एक रात खड़ा होगा। इसके बाद तुम लोग तय खाने में जाओगे और तीनों दहशतगर्दों को साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ोगे। तुम्हारे निकलने के 10 सेकंड बाद ख़तरे का अलार्म चीख उठेगा। ये इस बात की अलामत होगा कि पुलिस की जो मुसल्ला गार्ड क्वार्टर में थी उसको किसी तरह से कैदियों के फरार का इल्म हो गया है। मुसल्ला पुलिस तुम्हारा पीछा करेगी और ताक़ुब के दौरान तुम दोनों को छोड़कर बाकी तीनों दहशतगर्दों को निशाना बनाकर फायरिंग करके हलाक कर देगी। इसके बाद तुम दोनों को वहाँ से निकल जाने दिया जाएगा। स्कीम बड़ी मुनासिब थी, इसके सिवा कोई दूसरी स्कीम काबिल अमल भी नहीं थी। मैंने वापस होटल में आकर प्रकाश खन्ना को वारदात की पूरी तफसील समझा दी और कहा, माली और बावर्ची को मैंने बेहोशी की दवाई पहले से लाकर दे दी हुई है। इस दवाई का असर 1 घंटे तक रहेगा। इतनी देर में हम सत्य प्रकाश, गोविंदा और मोतीराम को लेकर बॉर्डर की हदूद से निकल चुके होंगे। वारदात के बाद लाहौर शहर से निकलने के बाद भारतीय सफारत खाने के उस आदमी ने जो लाहौर में जासूसी पर मामूर था एक जीप तैयार कर रखी थी जिसकी टैंकी फुल करा दी गई थी। मैंने जानबूझकर ये जीप जाए वारदात से इतने फासले पर रखवाई थी कि पुलिस को ताक़ुब के बाद दहशतगर्दों को हलाक करने का मौका और टाइम मिल सके। प्रोग्राम ये था कि ये जीप हमें शहर से दूर बॉर्डर की जानिब एक वीरान भट्टे में ले जाएगी। यहाँ तीनों दहशतगर्दों को छुपा दिया जाएगा। मैं और प्रकाश खन्ना भी वहीं छुप जाएंगे और मौका पाकर तीनों दहशतगर्दों को बॉर्डर पार करा दिया जाएगा। हम रात के 12 बजे तक होटल में ही बैठे रहे। भारतीय सफारत खाने का जासूस जीप लेकर पहुंच गया था और होटल से कुछ दूर जीप में बैठा हमारा इंतज़ार कर रहा था। रात 12:15 पर हम होटल से निकलकर जीप तक आए। जीप में बैठे और जाए वारदात की तरफ रवाना हो गए। ड्रामे का स्टेज बिल्कुल तैयार था। प्रोग्राम के मुताबिक भट्ट साहब और मलिक साहब पुरानी कोठी के क्वार्टर में मुसल्ला गार्ड के पास तैयार बैठे थे। पुलिस की नफरी 6 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी जिनके पास ऑटोमेटिक राइफलें थीं, जिनके चैम्बरों में मैगजीन चढ़ा दिए गए थे। मुझे पकड़े जाने का अंदेशा बिल्कुल ही नहीं था। मैं तो महज अदाकारी कर रहा था। जीप हमने कैद खाने वाली पुरानी कोठी से कोई 1 फरलांग पीछे सेम नाले के पुल की दूसरी तरफ खड़ी की थी। भारतीय जासूस ड्राइवर जीप में ही बैठ गया था और उसे हमने हिदायत कर दी थी कि जब हमें दूर से दौड़कर आते हुए देखे तो फ़ौरन जीप स्टार्ट कर दे। मैं और प्रकाश खन्ना अंधेरे में कच्चे रास्ते पर से कदम उठाते हुए पुरानी कोठी की अकबी दीवार के पास आ गए। हालांकि मैं उसे कोठी की गेट की तरफ से भी अंदर ले जा सकता था, मगर नकली ड्रामे को असली रूप देने के ख्याल से मैं पिछली दीवार की तरफ आ गया और प्रकाश खन्ना से धीमी आवाज़ में कहा, हमें दीवार कूद कर दूसरी तरफ जाना होगा। ये पुरानी दीवार बमुश्किल 5 फुट ऊंची थी। हम बड़ी आसानी से उस पर चढ़कर कोठी के इहाते में दाखिल हो गए। मैंने प्रकाश को बाजू से पकड़कर वहीं बिठा लिया और आहिस्ता से कहा,
बैठ जाओ, मुझे देख लेने दो, सब काम ठीक तरह से हुआ है कि नहीं। कुछ फासले पर बिजली का बल्ब रोशन था। ये बल्ब तहखाने वाले दरवाजे के ऊपर लगा हुआ था। मैंने गौर से देखा और प्रकाश खन्ना को भी दिखाया। तहखाने के बाहर 2 सिपाही ज़मीन पर पड़े हुए थे। ये सिपाही भी बेहोश हो जाने की अदाकारी कर रहे थे और उन्हें उस वक्त तक बेहोश ही रहना था जब तक कि हम तीनों दहशतगर्दों को तहखाने से निकाल कर वहाँ से फरार नहीं हो जाते। मैंने प्रकाश खन्ना से कहा, आ जाओ, मैदान साफ है। दोनों ड्यूटी गार्ड बेहोश पड़े हैं। मैं आगे आगे और प्रकाश खन्ना मेरे पीछे पीछे चलने लगा। हम झुककर दबे पांव चलते हुए बेहोश सिपाहियों के करीब पहुंचकर रुक गए। मुझे मालूम था कि ये दोनों होश में हैं, मगर वो बड़े तजर्बाकार अदाकारों की तरह इस पोजीशन में बेहोश पड़े थे कि जैसे चाय पीने के बाद चकराकर गिर पड़े हों। चाय की 2 प्यालियाँ और प्लेटें भी उनके करीब ही गिरी हुई थीं। प्रकाश खन्ना ने मेरे कान के करीब मुँह लाकर कहा, धर्मचंद, इन्हें होश तो नहीं आएगा। मैंने सरगोशी में कहा, इन्हें 2 घंटों से पहले होश नहीं आएगा। तुम बेफिक्र रहो, आगे बढ़ो, दरवाज़ा खुला है। तहखाने का दरवाज़ा अपनी स्कीम के मुताबिक खुला हुआ था। हम सीढ़ियाँ उतरकर तहखाने में आ गए। तीनों दहशतगर्द यानी सत्यप्रकाश, मोतीराम और गोविंदा टाट पर सो रहे थे। तहखाने की बत्ती जल रही थी। मैंने उन्हें जगाया। वो बड़बड़ाकर उठ बैठे। मैंने कहा, तीनों दहशतगर्द उठ खड़े हों। हम उन्हें लेकर तहखाने से बाहर निकले तो मैंने हाथ के इशारे से बैठ जाने को कहा। फिर यूं ही अदाकारी करते हुए दाएं बाएं देखा और कहा, आ जाओ। स्कीम के मुताबिक हम पिछली दीवार फांद कर दूसरी तरफ कूदे। मैंने दूसरी तरफ कूदने के बाद कहा, भागो। जैसे ही हमने दौड़ना शुरू किया, रात की खामोशी में अलार्म की आवाज़ गूंजने लगी। प्रकाश खन्ना ने घबरा कर कहा, पुलिस को पता चल गया है। मैंने कहा, जो होगा देखा जाएगा, जहाँ जीप खड़ी है उस तरफ चलो। मैंने जानबूझकर तीनों दहशतगर्दों के दरमियान दौड़ते दौड़ते थोड़ा फासला डाल दिया। अभी हम कोठी के इहाते से 50-60 कदमों के फासले पर होंगे कि पीछे फायर के धमाके हुए। हमें एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं थी। हम दौड़ते जा रहे थे। मुझे यही फिक्र थी कि इस भाग दौड़ में अपनी पुलिस का कहीं निशाना न चूक जाए, लेकिन पुलिस ने भी कमाल कर दिखाया। रात के अंधेरे में उन्होंने ठीक ठीक निशानों पर गोलियां चलाईं। बाद में पता चला कि पुलिस के सिपाही हमारी दाएं जानिब पहले से तैयार बैठे थे। जैसे ही हम उनके करीब से भागते हुए गुजरे, उन्होंने पहले हवाई फायर किए, फिर कैदियों के लिबास वाले तीनों दहशतगर्दों को निशाने में लेकर फायर खोल दिया। ये काम 3 सिपाहियों ने किया। हर सिपाही ने एक एक दहशतगर्द को निशाना बनाया। 3 फायरों के धमाके हुए और मैंने देखा कि आगे दौड़ते हुए तीनों दहशतगर्द सत्यप्रकाश, गोविंदा और मोतीराम उछले और मुंह के बल गिर पड़े। प्रकाश खन्ना तो घबराहट में भागता ही चला गया। सिर्फ मैं बेफिक्र होकर सेम नाले की तरफ भाग रहा था, जहाँ अपना आदमी जीप लिए मौजूद था। मेरा ख्याल था कि फायरिंग के धमाकों को सुनकर वो भी भाग गया होगा, लेकिन वो मौजूद था और उसने जीप का इंजन स्टार्ट कर दिया था। मैं और खन्ना दौड़कर जीप में सवार हो गए और जीप फ़ौरन एक तरफ को तेज़ी से भाग खड़ी हुई। मैं जानता था कि हम पर फायर नहीं आएगा, मगर प्रकाश खन्ना जीप में लेटा थर थर काँप रहा था। जीप कच्ची सड़क पर से निकलकर पक्की सड़क पर आई तो प्रकाश खन्ना ने काँपती हुई आवाज़ में कहा, धर्मचंद, ये क्या हो गया है? बहुत बुरा हुआ। अपने तीनों आदमी सुरगबाज हो गए होंगे। मैंने भी परेशानी का इजहार करते हुए कहा, ऐसा ही लगता है। मैंने उन्हें उछल उछल कर गिरते देखा है भगवान, ये सब कैसे हो गया? सिपाही तो बेहोश पड़े थे। मैंने कहा, ये स्पेशल गार्ड के सिपाही होंगे, जिनमें से कोई सिपाही इत्फाक से बाग से बाहर आ गया और उसने हमें कैदियों समेत भागते देखकर अलार्म बजा दिया और स्पेशल गार्ड के सिपाहियों ने हमारा पीछा शुरू कर दिया और फायर खोल दिया। हमारी किस्मत अच्छी थी जो बच गए। गोलियां तो मेरे करीब से गुजर रही थीं। मैंने एक बड़ी गहरी बनावटी आह भरी और अपना सर पकड़कर कहा, अपने तीनों साथियों के इस तरह मरने का दुख मैं कभी नहीं भुला सकूंगा। प्रकाश खन्ना भी चेहरा लटकाए बैठा था। वो तो पहले ही भारतीय वजारत खारजा की अताब की जद में था। रही सही कसर इस वारदात ने पूरी कर दी। चुनाचे जब इस सानहे की रिपोर्ट दिल्ली राह के हेड ऑफिस में पहुंची तो प्रकाश खन्ना को उसी वक्त इस्लामाबाद के भारतीय सफारत खाने से वापस बुला लिया गया। मुझे बालाजी का खुफिया पैगाम मिला कि सब काम छोड़ छाड़ कर फ़ौरन मुंबई आकर रिपोर्ट करो। मैंने शीला से कहा, मुझे बालाजी ने मुंबई बुलाया है। यहाँ सबको यही कहना कि मैं कारोबारी सिलसिले में लंदन गया हुआ हूँ। मैंने भट्ट साहब और मलिक साहब दोनों को अपने मुंबई जाने की खबर कर दी और उन्हें एक बार फिर ताकीद की कि असली धर्मचंद की कड़ी निगरानी की जाए। अगर वो फ़रार होने में या किसी सूरत भारतीय सफारत खाने को ये पैगाम पहुँचाने में कामयाब हो गया कि मैं ज़िंदा हूँ और फ़लाँ जगह कैद पड़ा हूँ, तो ना सिर्फ ये कि मेरी जान खतरे में होगी बल्कि हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा। मैं इस्लामाबाद से सीधा शारजा गया। वहाँ से इंडियन पासपोर्ट पर धर्मचंद के नाम से बम्बई परवास कर गया। बम्बई में शेर सेना के हेड ऑफिस वाले अपने कमरे में बालाजी मेरा बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। वो मुझे देखते ही मुझ पर बरस पड़ा। तुम लोग हराम की कमाई खा रहे हो। तुम ना अच्छे देशभक्त हो ना अच्छे वर्कर हो।
तुम लोगों ने पाकिस्तान में शिवसेना को नुकसान पहुंचाने और भारत को बदनाम करने के सिवा अभी तक कोई काम नहीं किया। प्रकाश खन्ना तुमसे ज़्यादा अहमक साबित हुआ है। उसे तो हुकूमत ने बाल ठाकरे के कहने पर खुड्डे लाइन लगा दिया है। तुम हमारे तजर्बाकार आदमी हो। तुम्हारे होते हुए पाकिस्तान में हमारे आदमी मरते चले जाएं, ये हम सोच भी नहीं सकते। मैंने वजाहत करने की कोशिश की तो बालाजी ने मुझे झाड़कर खामोश कर दिया और कहा, यह बयान ठाकरे जी के आगे देना। आज रात तुम्हारी ठाकरे जी के सामने पेशी है। मैंने दिल में सोचा कि चलो आज दुश्मन इस्लाम ठाकरे को भी देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। मैंने अभी तक शिवसेना के दफ्तरों और कभी कभार अखबार में उसकी तस्वीरें ही देखी थीं। उसके बारे में सुन बहुत कुछ रखा था। मसलन उसका ये बयान भी पढ़ा था कि जिसमें उसने कहा था कि मेरा जी चाहता है कि भारत के सारे मुसलमानों को उठाकर समंदर में फेंक दूँ। यह भी सुन रखा था कि अगर कोई मुसलमान उसके पास शिकायत लेकर जाता कि मोहल्ले के हिंदू मुझे तंग कर रहे हैं और मुझे कत्ल करने की धमकियाँ देते हैं, तो बाल ठाकरे उसे साफ कह देता था, तुम लोगों ने पाकिस्तान के नारे किस लिए लगाए थे? जाओ, तुम्हारा पाकिस्तान बन गया है। पाकिस्तान भाग जाओ। यहाँ क्या लेने बैठे हो? यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। और वो गरीब और हिंदुओं के हाथों सताए हुए मुसलमानों को धुतकार कर बाहर निकाल देता था। ये शख्स मुसलमानों का जानी दुश्मन और कट्टर फिरका परस्त हिंदू था और शिवाजी मराठे को अपना हीरो और गुरु मानता था। वो शिवसेना जमात का लीडर था। वो खुद को इक़्तिदार की सियासत से दूर रखे हुए था, मगर उसकी इजाज़त और मर्ज़ी के बगैर कोई महाराष्ट्र का वज़ीर आला नहीं बन सकता था। सूबे में असल में उसी का हुक्म चलता था। महाराष्ट्र के वज़ीर आला से लेकर सूबाई असम्बली के तमाम इमरान उसके आगे माथा टेकने को फ़ख्र की बात समझते थे। किसी की मजाल नहीं थी कि उसके सामने आंख उठाकर बात कर सके। उसका एक ही बेटा ठाकरे जूनियर था जो सूबाई वज़ीर था और नजायज़ ज़राए से करोड़ों की दौलत जमा कर चुका था और जमा कर रहा था। उसकी कोठी के खुफिया तहखाने में हर रात शराब और रक्स की महफिलें बर्पा होती थीं, जहां बम्बई के नामवर एक्ट्रेसें छुप कर आती और रात बसर करती थीं। ये सारी बातें मुझे शिवसेना हेड ऑफिस के एक क्लर्क ने बताई थीं और ये बातें महाराष्ट्र के बच्चे बच्चे को मालूम थीं, मगर कोई किसी के आगे ज़ुबान नहीं खोलता था, क्योंकि बाल ठाकरे के बॉडीगार्ड और उसके सेना के ख़ास ग्रुप के आदमी बाल ठाकरे के इशारे पर किसी को भी कत्ल कर देते थे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए महाराष्ट्र की पुलिस भी डरती थी। एक तरह से बालकृष्ण ठाकरे महाराष्ट्र सूबे के सियाह सफ़ेद का मालिक था। बम्बई में उस रोज़ मौसम अबरआलूद था और हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। बालाजी अपनी गाड़ी में बिठाकर मुझे बाल ठाकरे के बंगले पर ले गया। छोटा सा बड़ा आलीशान बंगला था। गेट पर पुलिस का पहरा मौजूद था। बरामदे में बाल ठाकरे के मुसल्ला बॉडीगार्ड खड़े थे। अंदर जाने से पहले मेरी तलाशी ली गई। मैंने देखा कि बरामदे के सामने बगीचे में शिवाजी मराठा का घोड़े वाला बुत लगा हुआ था। बत्तियाँ खूब रोशन थीं। एक राहदारी में से गुजरकर हम एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां एक मुसल्ला बॉडीगार्ड हाथ में स्टेन गन लिए खड़ा था। उसने बालाजी को सलाम किया, मगर मुझे वहीं रोक लिया और छोटे से वाकी टाकी पर बाहर के आदमियों से मेरे बारे में मराठी ज़बान में कुछ पूछा। बाहर वालों ने सब ठीक है का इशारा दिया तो उसने मुस्कुराकर हमारी तरफ देखा और दरवाजे का एक पट खोल दिया। बालाजी मुझसे पहले कमरे में दाखिल हुए थे। मैं उनके पीछे था। ये मेरी दुश्मन दीन और मुसलमानों से शदीद तरीन नफरत करने वाले मुतअस्सिब तरीन मराठे बाल ठाकरे से पहली मुलाकात थी। कमरे में सोफ़े लगे थे। दीवार पर सिर्फ शिवाजी मराठे की कदादम तस्वीर लगी थी। बावर्दी मराठे मुलाजिम ने बालाजी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और मराठी ज़ुबान में 2-3 बातें की और फिर दूसरे कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर अंदर चला गया। बालाजी ने मुझे कहा, बाल ठाकरे जी बड़े मसरूफ़ लीडर हैं। अगरचे उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ है, मगर फिर भी उनकी इजाज़त बगैर हम उनके कमरे में दाखिल नहीं हो सकते। थोड़ी देर बाद नौकर ने वापस आकर कहा, गुरुदेव ने आपको याद किया है। बालाजी ने मुझे इशारा किया। हम दोनों सोफ़े पर से उठ खड़े हुए और दूसरे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़े। दूसरा कमरा भारत के वज़ीर आज़म का कमरा लगता था। गोल्डन बॉर्डर वाले भारी ज़ाफ़रानी रंग के सोफ़े दीवार के साथ साथ लगे हुए थे। दरमियान में फ्रेम वाली शीशे की लंबी सी टेबल थी, जिस पर चीनी के गुलदान में प्लास्टिक के कमल के फूल सजे हुए थे। फर्श कीमती कालीन से ढका हुआ था। दीवारों पर मखमल के पर्दे लटके हुए थे। एसी चल रहा था। कमरा ठंडा था। कार्नस पर काली माता के बुत के आगे पीतल की थाली में लुबान सुलग रहा था। कोने में एक बहुत आलीशान अकेली सीट वाला सोफ़ा रखा था, जिसके आगे छोटी सी शीशे की मेज़ लगी हुई थी। सोफ़े के पहलू में भी शिवाजी मराठा का घोड़े वाला मुजस्मा रखा हुआ था। बाल ठाकरे कमरे में मौजूद नहीं था। बालाजी ने मुझे बैठने का इशारा किया। हम बड़े सोफ़े के सामने एक तरफ होकर सोफ़े पर बैठ गए। कमरे में गहरी खामोशी थी। किसी वक्त बाहर सड़क से बस या गाड़ी के गुजरने की हल्की आवाज़ आ जाती थी। इतने में दरवाज़ा खुला और एक दराज कद का गहरे बदन और गहरी सांवली रंगत वाला आदमी ज़ाफ़रानी कलर के सिल्क के कुर्ते पजामे में मलबूस, कंधों पर डाली हुई ज़ाफ़रानी कलर की रेशमी चादर संभालता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। हम हाथ बांधकर उठ खड़े हुए।
ये भारत का फ़िरौन, मुसलमानों का दुश्मन, सूबा महाराष्ट्र के सियाह सफ़ेद का मालिक और इंतहा पसंद हिंदू जमात शिवसेना का सरबराह बाल ठाकरे था। उसके गले में सुर्ख सफ़ेद और सब्ज़ मोतियों की 3-4 मालाएँ थीं। पाँव में कुल्हा, पूरी चप्पल थी। उम्र दरमियानी थी। सर के सियाह बाल चमक रहे थे। उसके चेहरे पर सबसे नुमायाँ उसकी आंखें थीं, जिनमें मकनातीसी कशिश महसूस होती थी। उसने हमारे नमस्कार का जवाब हाथ जोड़कर बिल्कुल न दिया, बस हाथ से हमें बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी शिवाजी मरहट्टा के मुजस्मे के करीब वाले अकेले सोफे पर बैठ गया। उसके चमकीले सियाह बाल गर्दन तक आए हुए थे। वो एक हाथ से बालों की एक लट को मरोड़ रहा था और मेरी तरफ गहरी नज़रों से देख रहा था। बालाजी ने मेरा तारुफ कराते हुए कहा, गुरुदेव, ये धर्मचंद है, शिवसेना का बड़ा पुराना और तजर्बाकार कर्मचारी है। बाल ठाकरे मेरी तरफ देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिला रहा था। जब बालाजी तारुफ करा चुका तो बाल ठाकरे ने मुझसे पूछा, कितने पाकिस्तानी मुसलमानों को मार चुके हो? उसकी आवाज़ भारी और रोबदार थी। आवाज़ में भरपूर एतमाद था। मैंने कहा, गुरुदेव, इतने पाकिस्तानी मुसलमान मारे हैं कि उनकी गिनती ठीक से याद नहीं। उसने दूसरा सवाल किया, लेकिन ये जो पाकिस्तान में हमारे आदमी मारे गए हैं, उनका हिसाब कौन देगा? मैं कुछ घबरा सा गया, लेकिन फ़ौरन ही मैंने अपने आप को संभाल कर कहा, गुरुदेव, ये लोग ना तजर्बाकार थे, सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मारे गए या फिर भागते हुए पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए। तुमने उन्हें समझाया नहीं था कि ऐसी हमाकत नहीं करनी। बाल ठाकरे ने डांटने के अंदाज में पूछा। मैंने जवाब दिया, गुरुदेव, हम अपने आदमियों को बहुत कुछ समझा कर भेजते हैं और दूर रहकर भी उनकी निगरानी करते हैं, लेकिन कभी कभी आदमी हमाकत कर बैठता है। यहाँ मेरे मौक़िफ़ को आगे बढ़ाते हुए बालाजी ने कहा, सेनापति जी, आइंदा से हमने ट्रेनिंग बड़ी सख्त कर दी है, इंस्ट्रक्टर भी बदल दिए हैं। अब ऐसे आदमी ट्रेंड होकर पाकिस्तान धमाके करने जाएंगे कि जिनके पकड़े जाने या मारे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। बाल ठाकरे सोफे में धंसा दोनों लंबे बाजू सोफे के बाजुओं पर रखे गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखता रहा। इतने में एक मुलाजिम हाथ में ट्रे लिए दबे पाँव अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में शीशे का तश्त था। तश्त में बियर की एक बोतल, बलोर का एक गिलास, चांदी का एक सिगरेट केस और सुर्ख रंग का लाइटर रखा हुआ था। उसने बड़े आराम से बाल ठाकरे के बाजू वाली मेज़ पर तश्त रख दिया। बड़े आराम से बियर की बोतल खोलकर गिलास को टेढ़ा करके उसमें इस तरह बियर डाली कि जाग ज़्यादा न बने। गिलास को सफ़ेद रुमाल से साफ करके ट्रे में रखा और उल्टे कदम वापस चला गया। बालाजी कह रहा था, अब हम पाकिस्तान में अपने आदमी ज़्यादा भेजेंगे। बाल ठाकरे ने बियर का एक घूंट पीकर चांदी के सिगरेट केस में से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और बोला, मुझे सत्यप्रकाश, गोविंदा और मोतीराम के हलाक होने का बहुत अफसोस है। वो हमारी सेना के बड़े कीमती आदमी थे। मैंने दबी ज़ुबान में कहा, गुरुदेव, वो तो ऐन वक्त पर पुलिस को पता चल गया, वरना हम तो उन्हें कैद से फरार करा चुके थे। बाल ठाकरे ने बालाजी से मुखातिब होकर कहा, प्रकाश खन्ना किसी काम का आदमी साबित नहीं हुआ। बालाजी ने कहा, उसे दिल्ली गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया है। बाल ठाकरे ने कहा, उन्होंने मेरे कहने पर उसे वापस बुलाया है। हमें ऐसे आदमी चाहिए जो पाकिस्तान में रहकर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें और वहाँ मुसलमानों को हलाक करने और दहशत फैलाने में हमारे आदमियों की मदद करें। कि प्रकाश खन्ना तो बेकार आदमी था। बाल ठाकरे साथ साथ बियर की घूंट भी पी रहा था। बालाजी की ज़ुबानी मुझे मालूम हो गया था कि बाल ठाकरे शाम को बियर ज़रूर पीता है। बालाजी ने कहा, अब हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के सूबा सिंध में बम के धमाके और फायरिंग से लोगों को हलाक करने का है। हम पहले उर्दू बोलने वालों को और फिर पंजाबियों और फिर पठानों को निशाना बनाएंगे ताकि ये लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। बाल ठाकरे ने बियर का गिलास ख़त्म करके दूसरा गिलास बनाते हुए बालाजी से कहा, बालाजी, ये काम तो तुम ज़रूर करो, मगर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। बालाजी खामोश हो गया। वो बाल ठाकरे की तरफ देखने लगा। मैं भी खामोश बैठा उसकी तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि ये मुसलमानों का कातिल क्या सोच रहा है। उसके दिमाग में मुसलमानों के कत्ले आम की कोई नई स्कीम आई होगी। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। बाल ठाकरे ने बियर के 2 घूंट पीकर गिलास रख दिया। सिगरेट केस में से नया सिगरेट निकाल कर सुलगाया और बालाजी की तरफ गौर से देखकर कहा, बालाजी, तुमने इस बात पर कभी गौर किया है कि सुबह गुजरात के हीरे तराशने और डाइनिंग प्रोसेस के कारोबार पर मुसलमानों का कब्जा है? मैंने पूरे फैक्ट एंड फिगर्स तैयार करवाए हैं। उनके मुताबिक ये काम सुरिश्तर के 3 लाख मुसलमान करते हैं। उनमें ज़्यादा तादाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की है जो सूरत में आकर आबाद हो गए हुए हैं। बालाजी ने कहा, ये तो ठीक है गुरुदेव, मगर इसका उपाय क्या हो सकता है? बाल ठाकरे ने घुटनों पर जाफरानी चादर को ठीक करते हुए कहा, इसका उपाय एक ही है जिस पर शिवाजी मरहट्टा ने अमल किया था, यानी मुसलमानों को महाराष्ट्र से निकाल दो या उन्हें काट कर फेंक दो, उनके मकानों को आग लगा दो, उनकी औरतों को उठाकर ले जाओ। इसके बाद वही होगा जो हम चाहते हैं। हीरे तराशने और डाइंग प्रोसेस के कारोबार पर हिंदुओं का कब्जा हो जाएगा।
बाल ठाकरे की ये बातें सुनकर मेरा खून खौलने लगा। ये शख्स इससे पहले भी सूबा गुजरात और भागलपुरा वगैरह में हिंदू मुस्लिम फसादात करवा चुका था, जहां हिंदुओं ने पुलिस के साथ मिलकर मुसलमानों के घरों के घर जला दिए थे और मुसलमानों का कत्लेआम किया था। अब ये नमरूद सौरत के मुसलमानों पर बिजली बनकर गिरने वाला था। सौरत के उन अमन पसंद मुसलमानों का सिर्फ इतना कसूर था कि वो साल हर साल से हीरे तराशने का अपना आबाई काम कर रहे थे और कपड़ों की रंगाई में उन्होंने अपने बाज़ फार्मूलों की वजह से सारे भारत में मुनफरिद मकाम बनाया हुआ था। ये मुसलमान शब रोज़ मेहनत से काम करते थे और भारत की हुकूमत को बाकायदा टैक्स अदा करते थे और भारत के शहर में थे, मगर बाल ठाकरे को उनकी खुशहाली एक आंख न भाती और वो कहने लगा, मैंने सौरत के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर देसाई को बुलाकर उससे पूरी बात कर ली है, वो हमारी मदद करेगा। तुम और धर्मचंद सौरत जाकर राष्ट्रीय सेवक संघ के मन्ना उस्मानी से जाकर मिलो, बाकी तुम्हें जो कुछ करना है वो खुद तुम्हें बता देगा। ये काम बहुत ज़रूरी है और मैं तुम दोनों की ड्यूटी लगाता हूँ। मैंने बड़े अदब से बाल ठाकरे से कहा, लेकिन गुरुदेव, इस्लामाबाद में शीलाधर मेरी बीवी के बेस में मौजूद है। वहाँ तमाम लोगों को यही मालूम है कि मैं कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ हूँ और जल्दी वापस आ जाऊँगा। यहाँ मुझे देर भी लग सकती है। बाल ठाकरे ने मेरी तरफ अपनी हीरे वाली अंगूठी की उंगली का इशारा करते हुए कहा, धर्मचंद, हम अहमक नहीं हैं, हमें सब हालात का इल्म है। हम अपना एक आदमी इस्लामाबाद तुम्हारे घर भिजवा रहे हैं, जो शीलाधर का भाई बनकर वहाँ जाएगा और लोगों को बताएगा कि यूरोप में तुम्हारी कारोबारी मसरूफियात बढ़ गई हैं और तुम्हें महीना 1.5 महीना लग जाएगा। फिर उसने बालाजी से मराठी ज़ुबान में कुछ बातें की और आखिर में उर्दू ज़ुबान में कहा, तुम धर्मचंद को लेकर सौरत के विश्राम नगर में मन्ना उस्मानी से जाकर मिलो, वो तुम्हें सारा प्रोग्राम बता देगा। मुझसे किसी मशवरे की ज़रूरत हुई तो तुम्हारे पास मेरा ख़ास टेलीफोन नंबर मौजूद है। बाल ठाकरे ने उंगली से हमें चले जाने का इशारा किया। हम उठ खड़े हुए, बाल ठाकरे को नमस्कार किया और कमरे से बाहर आ गए। गाड़ी में बैठते हुए मैंने बालाजी से पूछा, ये मन्नू उस्मानी से मेरा ख्याल है कि मेरी पहली मुलाकात है। मैंने बलफ चाल चली थी, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि असली धर्मचंद पहले उसे मिल चुका है या नहीं। मैं यही मालूम करना चाहता था। मेरी बलफ चाल कामयाब हो गई। असली धर्मचंद से सौरत के मन्नू उस्मानी के पहले आमने सामने मुलाकात कभी नहीं हुई थी। बालाजी ने गाड़ी स्टार्ट करके उसे कोठी के गेट से बाहर निकालते हुए कहा, तुम मुझसे पहले कभी नहीं मिले। बड़ा बूढ़ा आदमी है। सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में वही मुस्लिम हिंदू फसादात कराता है और अब तक भगवान झूठ न बुलवाए वो 200-250 मुसलमानों को कत्ल और हज़ारों मुसलमान लड़कियों की बेहुरमती कर चुका है। मेरा अंदर ही अंदर खून खौल उठा। मैंने दिल में कहा, इस दोस्ती को तो मैं हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, फिर तो बड़े काम का आदमी है, तुम मिलोगे तो खुश हो जाओगे धर्मचंद, बालाजी ने कहा और उसके चेहरे पर बड़ी संग दिलाना मुस्कुराहट फैल गई। ये लोग सौरत में हिंदू मुस्लिम फसादात करवाकर बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक वहाँ के मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था कि मैं अपने उन मुसलमान भाइयों को बचाने के लिए क्या करूं। 1-2 की बात होती तो मैं उन्हें बचा भी सकता था, लेकिन सौरत में लाखों की तादाद में मुसलमान आबाद थे। उन सबको मैं कैसे इस क़यामत से बचा सकता था। सौरत भारत के सूबा गुजरात का एक मशहूर तरीखी शहर है। यह बम्बई से कोई 300 किलोमीटर के फासले पर समंदर के किनारे आबाद है। इसकी आबादी उस ज़माने में 22 लाख के करीब थी, जिसमें करीबन 4 लाख मुसलमान थे और ये मुसलमान कपड़े, पर्चा जात की रंगाई, कैलेंडरिंग और हीरे तराशने का कारोबार करते थे। बालाजी की बातों से मुझे मालूम हुआ कि सूबा गुजरात के दूसरे शहरों की तरफ सौरत में भी बीजेपी, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय सेवक संघ जैसी मुसलमान कट्टर हिंदू फाशिस्ट पार्टियों का राज था और हिंदू फसादिकार सेवा की बड़े मुनज़्ज़म तरीके से सौरत के मुसलमानों पर हमला करके उन्हें अपने इंतकाम का निशाना बनाते रहते थे और इससे पहले शहर की 2-3 मस्जिदों को आग लगाकर उनके धमाकों से शहीद भी कर चुके थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सौरत के मुसलमानों पर नाजिल होने वाले आग और खून के तूफ़ान को कैसे रोकूं और किस तरह मुसलमानों को इस क़यामत से पहले खबर करूं।